तो 8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आगे आप जानने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई किस पड़ाव तक पहुंची और क्या इस दांव ने मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया है या प्रधानमंत्री खुद विपक्ष की पिच पर खेल रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में क्या विशेष होगा, आपको दिखाएंगे संसद के स्पेशल सेशन के सीक्रेट एजेंडे की इनसाइड स्टोरी। यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ अब किसने खोला है मोर्चा, इसकी डिटेल आगे हम आपको बताने वाले हैं और दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में क्यों बाबाओं की शरण में है कमलनाथ। लेकिन सबसे पहले बात इंडिया बनाम भारत की। सूत्रों के मुताबिक देश का नाम बदलने के लिए सरकार संविधान संशोधन नहीं करेगी, तो फिर सवाल यह है कि आखिर इस विवाद में कौन किस पर भारी। क्या भारत के जिक्र से विपक्ष फंस गया या खुद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की बिछाई बिसात के घेरे में आ गए। राष्ट्रपति के इनविटेशन कार्ड पर भारत, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के कार्ड पर भारत, G20 में शामिल भारतीय अधिकारियों की आईडी पर भारत। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार देश के नाम में इंडिया की जगह अब सिर्फ भारत पर ही जोर दे रही है। लेकिन मोदी सरकार का इंडिया की जगह ये भारत प्रेम अचानक क्यों जगा? आखिर अचानक देश का नाम सिर्फ भारत पुकारे जाने का विचार क्यों सूझा? क्या मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया या मोदी खुद विपक्ष की पिच पर खेल रहे हैं? इन सवालों का एक सिरा जुड़ता है मोदी के खिलाफ चल रही विपक्ष की गोलबंदी से। कांग्रेस कह रही है इंडिया गठबंधन से पीएम घबरा गए। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट भी, खास तौर से पहले पटना के बैठक के बाद, फिर बेंगलुरु के बैठक के बाद और हमारे मुंबई के बैठक के बाद घबराहट तो दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ है। असल में राजनीति में इंडिया की गूंज पिछले करीब डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। 17-18 जुलाई को कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक हुई थी। तब विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम रखा था इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर राष्ट्रवाद के राजनीतिक युद्ध में मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव चला। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम बीजेपी के राष्ट्रवाद की राजनीति के पर एकाधिकार को चुनौती देने के लिए एक सोचा समझा फैसला था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले लेवल तक के नेता विपक्षी गठबंधन के इस सांकेतिक महत्व वाले नाम इंडिया से तभी से बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन को इंडिया कहने की बजाय INDIA कहना शुरू किया। खुद पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नामकरण को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा और गठबंधन को इंडिया की बजाय घमंडिया कहा। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर INDIA कर दिया। UPA नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। अब तो खैर बात विपक्ष के इंडिया से लेकर देश के नाम में इंडिया को हटाने की चर्चाओं तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल ये, इंडिया विवाद पर कौन किसकी पिच पर खेल रहा है? क्या विपक्ष ने मोदी को अपनी बिछाई पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया या विपक्ष मोदी के सेट किए गए एजेंडे की धुरी पर घूम रहा है? सरकारें आती है चली जाती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं। ये तो डर है, ये भय है। इतने डरपोक लोग हमने जिंदगी में देखे नहीं भाई। अरे आओ सामना करो, आप देश का नाम बदल देते हो डर से। इतना तो डरपोक सरकार हमने देखा। क्या आप चाइना से लड़ोगे और क्या आप पाकिस्तान से लड़ोगे? इंडिया, दैट इज भारत, it is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution. ये भी दिलचस्प है कि पीएम मोदी ने 2014 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में वोट इंडिया के नाम पर मांगे थे। अब भारत नाम को लेकर जिस तरह की हलचलें हैं, उससे लग रहा है कि 10 साल के बाद
तीसरे चुनाव में वो भारत के नाम पर वोट मांगेंगे। 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया। इस बीच दो अहम डेवलपमेंट हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को न बोलने की हिदायत दी। वहीं विपक्षी गठबंधन का नाम भारत रखने की भी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई के बीच सवाल संसद के विशेष सत्र को लेकर भी उठ रहे हैं। 5 दिन के संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 9 मुद्दों को विशेष सत्र के एजेंडे में शामिल करने की मांग की है। संसद के विशेष सत्र का मंच सज गया है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 18 से 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में बैठक होगी। 19 सितंबर को दोपहर में नए संसद भवन में बैठक होगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार है और इसी दिन नए संसद भवन का औपचारिक तौर पर उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद नए संसद भवन में विशेष सत्र की बैठक होगी। विशेष सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसलों की चर्चा होगी। बड़े नेताओं और उनके अहम योगदान को याद किया जाएगा। नई संसद के निर्माण की कहानी और संसद के इतिहास पर फिल्म दिखाई जाएगी। विशेष सत्र का दूसरा दिन नई संसद भवन में होगा। दूसरे दिन चंद्रयान की सफलता, G20 की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 2 बिल लाए जा सकते हैं और ये दोनों ही बिल चुनाव सुधार से जुड़े हुए हो सकते हैं। सरकार की इन तैयारियों के बीच विपक्ष सवाल पूछ रहा है, संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या है? किन अहम मुद्दों पर सत्र के दौरान चर्चा होगी? संसद के विशेष सत्र में क्या विशेष होगा? पहले तो ये बहुत ही विचित्र बात है कि ये एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का और सूचना ही नहीं दी जाती कि किस विषय पे बुलाया जा रहा है। इतना सीक्रेसी क्यों मेंटेन करना है? ट्रांसपेरेंसी से चलना होता है डेमोक्रेसी में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इंडिया नहीं भारत, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, इस तरह की तमाम अटकलें हैं और इन अटकलों के बीच सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने 9 मुद्दों पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा की मांग की, जिनमें शामिल है महंगाई, बेरोजगारी, अदानी विवाद पर जेपीसी की मांग, मणिपुर हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, चीन की घुसपैठ, जाति गणना, संघीय ढांचे पर हमला, बाढ़ और सूखे का संकट। हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। जनता के मुद्दों को उठाने के लिए सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। विपक्ष संसदीय व्यवस्था के हवाले से याद दिला रहा है कि विशेष सत्र की कार्यसूची जारी की जाती है। अब तक सरकार ने विशेष सत्र के लिए कार्यसूची जारी नहीं की। सवाल ये, आखिर स्पेशल सेशन का एजेंडा इतना सीक्रेट क्यों है? आमतौर पर जो विशेष सम्मेलन या विशेष सत्र बुलाए जाते हैं, उसका कोई विशेष आयोजन होता है। ये पहला अवसर है जब विशेष सत्र आहूत है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेक होल्डर को पता नहीं है कि इसका आयोजन क्या है। विपक्ष के इन सवालों के बीच दिल्ली में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए बनी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री भी शामिल हुए। वहीं विपक्षी गठबंधन सत्र से पहले दिल्ली में शरद पवार के घर पर रणनीति तय करने के लिए मीटिंग करने वाला है। सरकार ने सोनिया गांधी की चिट्ठी का जवाब दे दिया है, लेकिन यूपी में बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ सरकार तक पहुंची एक चिट्ठी ने खलबली मचा दी। तो वो चिट्ठी आखिर किसने लिखी, उस चिट्ठी में क्या है, इसका पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने कैमरे पर कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं।
उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला नियर अबाउट 3 लाख करोड़ का है। विटनेस तो उमेश पाल भी किसी का था इलाहाबाद में, क्यों मार दिया गया? फिलहाल तो 10-12 साल से नहीं गया हूँ। आप 10-12 साल से कुंडा नहीं जा सकते हैं? जान का खतरा, क्या मतलब वहां जाने? जिस केस में यूपी के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मुख्य आरोपी हैं, उस केस में सीबीआई के गवाह राजीव कुमार यादव को राजा भैया से डर लग रहा है। और डर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, चर्चित उमेश पाल मर्डर जैसे अंजाम का खौफ है। ये बात सीबीआई के गवाह राजीव कुमार यादव ने पहली बार टीवी के कैमरे के सामने कही है और खतरे का अंदेशा जताते हुए यूपी के प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी भी लिखी है। आप तो सीबीआई के विटनेस हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, मैंने पढ़ा, उसमें आपने लिखा है कि राजा भैया से आपको खतरा है। सीबीआई के विटनेस को राजा भैया क्यों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे? फिर तो बात उन्हीं पे आ जाएगी। विटनेस तो उमेश पाल भी किसी का था इलाहाबाद में, क्यों मार दिया गया? विटनेस तो उमेश पाल भी था ना, क्यों मार दिया गया? इसीलिए कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं। तो आपको ये कह रहे हैं कि उमेश पाल वाला हश्र आपका हो सकता है? अब इसको किसने देखा? मतलब ये आपको डर है? बिल्कुल डर है, प्रयास तो यही जारी है। सुना आपने, जो शख्स राजा भैया के खिलाफ सीबीआई का गवाह है, जिसने सारे सबूत सीबीआई को दिए, उसे जान का खतरा सता रहा है। ये मामला यूपी में 2004 से 2007 के बीच खाद्यान्न घोटाले से जुड़ा है। तब मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया खाद्य और रसद मंत्री थे। आरोप है कि गरीबों के लिए आवंटित बीपीएल कैटेगरी का राशन खुले बाजार में बेचकर हजारों करोड़ के वारे न्यारे किए गए। जो राजीव कुमार यादव इस मामले में सीबीआई के गवाह हैं, वो तब राजा भैया के पीआरओ हुआ करते थे। उनका आरोप है कि केस वापस लेने के लिए उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो आपको किस तरह की धमकी मिल रही है और क्या कहा जा रहा है आपको, जो आपने चिट्ठी लिखी है? केस की पैरवी मत कीजिए, केस को वापस ले लीजिए, बस यही सब। और धमकाते भी रहते हैं आए दिन, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं किसी भी थ्रू से धमकियां मिलती रहती हैं। आपने लिखा है कि वरना गंभीर परिणाम होंगे। हाँ, ये तो मिलता ही रहता। राजीव का दावा है कि उन्होंने राजा भैया के खिलाफ सारे दस्तावेज, सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं। ये दस्तावेज एबीपी न्यूज के हाथ भी लगे हैं। इनमें सितंबर 2004 से जनवरी 2008 तक नोट शीट शामिल है। उस दौरान की रसीदें भी सीबीआई को सौंपी गई। उन दस्तावेजों में खाद्यान्न घोटाले के लिए गबन का जिक्र है। घोटाले की रकम को कहां निवेश किया गया, इसकी भी डिटेल है। राजीव यादव का दावा है कि नोटशीट पर राजा भैया के दस्तखत भी हैं। राजीव का यह भी दावा है कि यूपी का वो खाद्यान्न घोटाला 3 लाख करोड़ का है। अनुमानता ये टोटल उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला नियर अबाउट 3 लाख करोड़ का है। इसमें से कितना कमाया होगा आप, क्योंकि आप जानकारी में हैं चीजों की, आपकी आंखों से गुजरा, इसलिए पूछ रहा हूँ। लगभग 100 करोड़ का मामला होगा। 100 करोड़? ये 100 करोड़ एक ही घर में गए हैं? हाँ, लगभग होगा इतना, पक्का। सीबीआई पिछले करीब 16 साल से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोप है कि गवाहों की जिंदगी नर्क बन गई है। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ आप जा पाते हैं या वहाँ जा ही नहीं पाते हैं? फिलहाल तो 10-12 साल से नहीं गया हूँ। आप 10-12 साल से कुंडा नहीं जा सकते हैं? अपने घर नहीं जा सकते? नहीं गया हूँ। ऐसा क्यों? अब जान का खतरा है तो क्या मतलब वहाँ जाने से। सीबीआई के गवाह राजीव यादव ने यूपी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका दावा है कि उनके एक एक मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा रही है। हाईकोर्ट में इस मामले की निगरानी के लिए इन्होंने पीआईएल भी दाखिल की हुई है और उस मामले को परसू कर रहे हैं और बात वही दोहरा रहे हैं कि जिन गरीबों के हक का जो राशन जिन्होंने लूटा है उनको इसकी सजा मिले और उन गरीबों के लिए इंसाफ हो। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। अब द इनसाइड स्टोरी की अगली खबर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिव कथा हो रही है। कथा कह रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा और कथा के आयोजक हैं कमलनाथ। महज 1 महीने पहले कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। आखिर चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही कमलनाथ हिंदुत्व के आवरण में क्यों दिखने लगे हैं? भगवान का मंदिर बनाने के लिए
स्वयं भगवान ही चुनते हैं। जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में बैठता है। कोई चाहे तो इसे सियासत की जरूरत कह सकता है, कोई धर्म में आस्था देख सकता है। तस्वीर एक है, तर्क अपने अपने हो सकते हैं। कमलनाथ फिर धर्म की आस्था के रंग में रंगे हैं। छिंदवाड़ा में 5 से 9 सितंबर तक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ फिर आस्था के रंग में रंगे हुए हैं। अगस्त के महीने में छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा हुई थी। अब महज 30 दिन बाद छिंदवाड़ा में प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। सवाल ये है कि क्या कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर हैं? क्या कमलनाथ हिंदुत्व के भरोसे मिशन 2023 जीतने की जुगत लगा रहे हैं? कि भाइयों बहनों ने 40 साल मुझे वोट नहीं दिया, अपना प्यार और विश्वास दिया, और मैं संसद में बैठ के सबको कहता हूँ, आप तो वोट से रहे हैं, मैं तो अपनी जनता के प्यार और विश्वास से रहा हूँ। 15 महीने मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके कमलनाथ साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस का चेहरा होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 90% आबादी हिंदू है, सिर्फ 10% ही मुस्लिम आबादी है। ऐसे में कमलनाथ अच्छे से जानते हैं कि चुनावी कामयाबी का रास्ता सॉफ्ट हिंदुत्व वाली डगर से गुजरता है, और इसी रास्ते पर चलते हुए कमलनाथ बाबा की शरण में पहुंचे हैं। का विषय है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि इतने दिनों से मध्य प्रदेश में जल वृष्टि का योग नहीं था, पर जैसे ही शिव तत्व की कथा प्रारंभ हो रही है तो अपने आप ही जल वृष्टि का योग बनना प्रारंभ। बाबा बता रहे हैं कि कथा से शुभ योग शुरू हो गया है, लेकिन क्या कमलनाथ की राजनीतिक यात्रा में भी कथा से शुभ योग होगा? कमलनाथ के लिए रास्ता आसान भी नहीं है। चंद दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के जाम सांवली मंदिर को विकसित करने का ऐलान किया। महाकाल लोक के तर्ज पर यहां हनुमान लोक बनाने का ऐलान किया। हनुमान लोक के लिए 314 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, पादुर्ना को छिंदवाड़ा से अलग जिला बनाने का ऐलान भी हुआ। यानी कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की पूरी तैयारी है। इसलिए सवाल कमलनाथ के हिंदुत्व वाले अवतार पर भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा विदेशी ताकतों के हाथ में रही है। कांग्रेस जो है वो देश विरोधी पार्टी है। इन सवालों के बीच चुनावी साल में कमलनाथ पर आस्था का रंग चढ़ा हुआ है। प्रदेश में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। वहीं कमलनाथ 9 सितंबर तक राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर छिंदवाड़ा में शिव कथा सुन रहे हैं। तो जो बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाते हैं वो खुद क्या कर रहे हैं आपके सामने है।